हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आपको रोजाना मिलती रहेंगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो की डिटेल क्विज प्राप्त कीजिए। यानी आप लोग क्विज सॉल्व करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन जो होगा पूरा डिटेल आप लोग देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों लखनऊ में। पहले इकाना स्टेडियम था इसका नाम, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगला है, लाल कुर्ती सेना का गठन कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था, सीमांत गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। ऐसे ही दोस्तों सभी लोग प्रयास किया करो डिटेल में आंसर करने का। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो जैसा कि दोस्तों पिछली बार भी मैंने आपको बताया था पिछले महीने ही कि आईसीसी ने अब से दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना शुरू किया है 2021 की शुरुआत से ही। यानी पहले दिया गया है जनवरी 2021 के लिए, अब फरवरी 2021 के लिए दिया गया है। तो फरवरी 2021 के लिए पूछा जाए तो आप बताएंगे रविचंद्रन अश्विन और टैमी ब्यूमॉन्ट को। इन दोनों को दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन को मेंस क्रिकेट के लिए और टैमी ब्यूमॉन्ट को विमेंस क्रिकेट के लिए दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। और अगर बात करें जनवरी 2021 के लिए किसे मिला था तो आप बताएंगे ऋषभ पंत को मिला था। ओके, ये भी इंडिया के खिलाड़ी हैं। टैमी ब्यूमॉन्ट कौन है? टैमी ब्यूमॉन्ट दोस्तों ये इंग्लैंड की बैट्सवुमेन है। इंग्लैंड क्रिकेट की विमेंस क्रिकेट की जो टीम है उनकी ये बैट्सवुमेन है। आईसीसी आया है, आईसीसी के बारे में बात करेंगे। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुनिया भर का दोस्तों जो क्रिकेट का एक काउंसिल है, परिषद है, वो आईसीसी ही है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। अच्छा, आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी जी हैं आईसीसी के सीईओ। अच्छा, जैसे आईसीसी पूरा इंटरनेशनल के लिए है, वैसे भारत में कंट्रोल बोर्ड जो है क्रिकेट का वो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह। जय शाह दोस्तों आपको याद होगा अभी एशिया के एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये बने थे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। तो ये भी आपको याद रखना है, जय शाह जो हैं ये अमित शाह के बेटे हैं। ओके, अगला देखते हैं, उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं दोस्तों तीरथ सिंह रावत। कौन? तीरथ सिंह रावत। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जो वहाँ के अभी तक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत जी बने हैं नए चीफ मिनिस्टर। तीरथ सिंह रावत दोस्तों उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी पार्टी से ये सांसद हैं। ओके, तो इनको अभी हाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ही रिकमेंड किया और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अब चीफ मिनिस्टर इनको बनाया जा रहा है तीरथ सिंह रावत को। ये 2013 से 2015 के बीच में उत्तराखंड में पार्टी के प्रमुख भी थे, यानी बीजेपी पार्टी के ये उत्तराखंड में अध्यक्ष भी थे। ओके, अच्छा, उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको कल झीलों के बारे में बताया था। इससे पहले उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको जो बेसिक जानकारी थी उसके बारे में बताया था। आज उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जानिए। उत्तराखंड में है दोस्तों माना दर्रा, नीति दर्रा, डुंगरीला दर्रा, बालचा दर्रा और घाटरलिया दर्रा। ओके, उत्तराखंड के बारे में अभी उस दिन मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड में ऋषिकेश है जहां पर अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया। तो ऋषिकेश को दोस्तों आपको याद रखना है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देहरादून जो कि यहाँ की है विंटर कैपिटल, इसे दोस्तों कहा जाता है स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है यानी शीतकालीन राजधानी है। अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी समर कैपिटल है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण होती है दोस्तों उत्तराखंड की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी। मसूरी भी उत्तराखंड में ही है। मसूरी को कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल्स। क्या? क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। अब उत्तराखंड क्यों क्यों रहा था पिछले दिनों में चर्चे में? एक तो यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। एक दोस्तों अभी भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाना हुआ, तो इस वजह से ये चर्चे में आया था उत्तराखंड।
इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे, घरे की पहचान चेलिक नाम का कार्यक्रम शुरू किए थे महिलाओं के लिए। ठीक है, घरे की पहचान चेलिक नाम ये कार्यक्रम था, एक योजना था जिसके तहत जो घर की जो बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनके नाम पर नेम प्लेट लगाया जाना था। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किस राष्ट्रपति ने अफ्रीका का सबसे बड़ा लीडरशिप अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों मोहम्मदो इस्सौफू ने, किसने? मोहम्मदो इस्सौफू ने अफ्रीका का सबसे बड़ा लीडरशिप अवार्ड जीता है। मोहम्मदो इस्सौफू जो है ये दोस्तों हैं नाइजर के प्रेसिडेंट, कहाँ के? नाइजर के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने जीता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अवार्ड। कौन सा अवार्ड होता है? इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020। तो ये अवार्ड इन्होंने जीता है, जिसकी पुरस्कार राशि जो है वो है $5 मिलियन। कितना है? $5 मिलियन है। अच्छा दोस्तों, मोहम्मदो इस्सौफू जो हैं ये अगले महीने अपना पद छोड़ भी रहे हैं। ये 2 बार से राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले बने थे 2011 में ये राष्ट्रपति, अब इसके बाद 2016 में बने, और अब ये अपना राष्ट्रपति का पद 2021 में छोड़ने जा रहे हैं अप्रैल महीने में। ठीक है, तो 2 बार ये रह चुके हैं राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस पुरस्कार के ये 6वें विजेता हैं। कौन से? 6वें नंबर की ये विनर है। क्लियर? ये पुरस्कार कब से शुरू किया गया? ये पुरस्कार शुरू किया गया 2006 से। अच्छा, जब ये अपना पद छोड़ रहे हैं यानी राष्ट्रपति पद से हट रहे हैं, तो नए प्रेसिडेंट वहां के कौन होंगे? नाइजर के। तो अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने आपको बताया था कि नाइजर के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मोहम्मद बाजौम, तो उनको नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन अभी अप्रैल में ये अपना पद छोड़ेंगे, तब वो अपना पद ग्रहण करेंगे। नाइजर कहां पर है? चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यानी अफ्रीकी महाद्वीप में। अफ्रीकी महाद्वीप में देखिए ये मिडल में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको नाइजीरिया, और ये है नाइजर। यहाँ पर नाइजर की बात हो रही है। ठीक है, आप लोग नाइजीरिया मत समझिएगा, नाइजीरिया अलग कंट्री है, नाइजर अलग कंट्री है। तो यही नाइजर के ये नए प्रेसिडेंट जो बने हैं मोहम्मद बाजौम, और पुराने जो प्रेसिडेंट थे इससे पहले मोहम्मदो इस्सौफू, इनको दिया गया है ये अवार्ड। नाइजर की कैपिटल है नियामी। क्या है? नियामी होती है यहाँ की कैपिटल, और यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों CFA फ्रैंक। क्या? CFA फ्रैंक है यहाँ की करेंसी। अगला है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के बाह्य एडिटर समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया? तो अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को, किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के बाह्य एडिटर समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के कैग भी हैं। कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको 2021 के लिए भी संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षक का समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी पिछली बार भी बनाया गया था, 2020 के लिए भी बनाया गया था, और अब 2021 के लिए भी इनको चुन लिया गया है। क्लियर? संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति में दोस्तों 13 देश शामिल हैं। कितने देश? 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जर्मनी, चिली, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रसिया। तो ये 13 कंट्रियों की एक ये समिट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कंट्रोल होती है बाह्य ऑडिटर समिति। तो इसके अध्यक्ष 2020 के और 2021 के भी अब गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों भारत के कैग भी हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसके ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन से? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो अब वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और इनको भारत का 14वां कैग बनाया गया। कौन से नंबर का? 14वां कैग बनाया गया है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों देशभक्ति बजट पेश किया है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए, और ये है 69,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 69,000 करोड़ रुपए का ये बजट है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये पेश किया गया है। तो ये बजट दिल्ली के जो डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया जी, इनके द्वारा पेश किया गया है। ओके, इस बजट के तहत दोस्तों जो कुछ हाइलाइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिल्ली में 500 स्थानों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही कोविड-19 वैक्सीन के लिए यानी आम आदमी निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक टारगेट बनाया गया है कि 2047 तक सिंगापुर के लेवल तक का दिल्ली को प्रमोट किया जाए, दिल्ली को और डेवलप किया जाए, जिससे वो सिंगापुर के लेवल तक का बनाया जा सके। ठीक है, इसके साथ
देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर होने वाले कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ओके, तो ये दिल्ली सरकार के बजट का हाईलाइट है। पिछले दिनों में कई और राज्यों ने अपना बजट पेश किया हुआ है। तो मैंने आपको यूपी बजट के बारे में बताया है डिटेल में, और दिल्ली बजट के बारे में डिटेल में बताया है, क्योंकि बाकी राज्यों के बारे में, सभी राज्यों के बारे में, बजट के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं है, सही नहीं भी है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। तो यूपी का बजट भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और दिल्ली का बजट देखिएगा। अच्छा, यूपी से याद आया, कल दोस्तों यूपी जीके 2.0 ई बुक लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश जीके प्लस करंट अफेयर की जो ई बुक थी उसका सेकेंड एडिशन लॉन्च हुआ है। इस ई बुक में खास क्या है? खास ये है दोस्तों, सबसे पहले ये कि जो पहली ई बुक थी, जो पहला संस्करण था, उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ एरर्स हैं, तो इन एरर्स को सॉल्व किया गया है। अब इसको दोबारा से पूरा क्रॉस चेक करके लॉन्च किया जा रहा है। तो जो लोग फर्स्ट ई बुक लिए थे उनको दोस्तों फ्री में ये ई बुक दी जाएगी। कैसे दी जाएगी अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये किया गया है कि इसमें करंट अफेयर को बढ़ा दिया गया है। पहले उसमें करंट अफेयर अगस्त 2020 तक था, अब करंट अफेयर को बढ़ा करके दोस्तों फरवरी 2021 तक के लिए कर दिया गया है। यानी जनवरी 2020 से लेकर के फरवरी 2021 तक का फुल डिटेल यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में ऐड कर दिया गया है। इसके साथ ही कंप्यूटर के 250 क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, क्योंकि यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वजह से 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस ई बुक को आप लोग परचेज कर सकते हो। अब जिन लोगों ने फर्स्ट ई बुक ली थी उनको फ्री में कैसे मिलेगा? उनको दोस्तों करना क्या है, अगर वो एप्लीकेशन से परचेज किए हैं तो जाइए एक बार फिर से आप लोग दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर अपडेट कर दिया गया है, सेम आपकी ई बुक अनलॉक होगी ही पुरानी वाली, उसकी जगह पर आप लोग एक बार फिर से डाउनलोड कर लेंगे तो नई वाली ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी पहले और इकलौते भारतीय बन गए हैं FIAF अवार्ड पाने वाले, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स का अवार्ड पाने वाले। बॉलीवुड में इनका योगदान जो रहा है आज तक का, उस योगदान के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, दुनिया में फिल्म के विरासत संरक्षण के लिए। अच्छा दोस्तों, अमिताभ बच्चन को 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जा चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है फिल्म के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और दुनिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में। तो 2019 में इनको दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, और अब FIAF अवार्ड भी इनको दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों भारत की पहली महिला IPS रही किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया है। बैटन ऑफ ऑनर किरण बेदी जी को दिया है। किरण बेदी जी दोस्तों अभी हाल ही में, आपको याद होगा, अभी क्वेश्चन आया था कि ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाई गई हैं। ठीक है, इससे पहले ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, तो वहाँ से इनको हटाया गया है और उनकी जगह पर पुडुचेरी में अभी चल रहा है एक्स्ट्रा चार्ज मिला है तमिलिसाई सौंदरराजन जी को, जो कि हैं तेलंगाना की राज्यपाल। ठीक है, और पुडुचेरी में दोस्तों जो वी नारायण स्वामी जी थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो पुडुचेरी में फिलहाल के लिए बात करें तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राज्यपाल शासन कर रहा है, और तमिलिसाई सौंदरराजन जी जो कि तेलंगाना की राज्यपाल हैं, वो वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज पाई हुई हैं। तो वहाँ पर थी दोस्तों ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ से हटाई गई हैं। ये भारत की पहली महिला IPS भी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ही इंदिरा गांधी जी की गाड़ी को रोका था। ओके, और इनको अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इनको अगर अवार्ड्स के बारे में बात करें इनके, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, नोमुरा अवार्ड, फिक्की अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, इसके बाद फिर मोस्ट एडमायर वीमेंस इन द कंट्री, मदर टेरेसा मेमोरियल नेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, रमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबेल जो कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड भी ये पा चुके हैं। कब मिला था इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों मिल चुका है 1994 में, 1994 को मिला था। ठीक है, इसके बाद लाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिल चुका है, एशिया रीजन अवार्ड मिल चुका है, प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड इनको मिल चुका है। बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। ठीक है, किरण बेदी जी को। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों कोनेरू हम्पी ने। कोनेरू हम्पी कौन है? ये चेस की खिलाड़ी हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं और इनको अभी हाल ही में बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बीबीसी ने स्पोर्ट्स अवार्ड की अभी हाल ही में घोषणा की है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड की है ये लिस्ट और इसमें दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मनु भाकर को। मनु भाकर निशानेबाज हैं दोस्तों। इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है कोनेरू हम्पी ने, जो कि चेस की खिलाड़ी हैं। बीबीसी की अगर बारे में बात करें, बीबीसी दोस्तों ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 1922 में। यूनाइटेड किंगडम में है इसका हेडक्वार्टर और इसके महानिदेशक हैं टिम डेवी। कौन है? टिम डेवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क ने किस राज्य के साथ डेयरी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो डेनमार्क ने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है, डेयरी विकास के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। अच्छा, ये जो उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इस एक्सीलेंस सेंटर का उद्देश्य होगा दोस्तों कि उदयपुर के शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण किया जा सके, शुद्धिकरण कार्यों में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके, उसमें डेनमार्क की सहायता ली जा सके, साथ ही साथ जो पशुपालक हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके और डेनमार्क की जो भी स्पेशलिटी है डेयरी विज्ञान में, ठीक है, दूध उत्पादन में, उनमें उनका यूज किया जाए इंडिया में भी, जिससे राजस्थान में दुग्ध का, मिल्क का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। राजस्थान दोस्तों भारत का दूसरा सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। जो टोटल जो जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें 11% कंट्रीब्यूशन राजस्थान का रहता है। अब देखिए, ये है दूसरा सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन करने वाला राज्य। पहला राज्य कौन है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए अब डेनमार्क आया है। डेनमार्क देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो देखिए वर्ल्ड मैप में दोस्तों सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यानी यूरोपीय महाद्वीप में, क्योंकि डेनमार्क जो है ये यूरोपीय देश है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग यूरोप में, यहाँ पर है डेनमार्क। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले यूरोप में आएंगे तो आपकी नज़र जाएगी इस पूंछ वाले देश पर, इटली पर। यहीं से आप लोग कंपेयर करोगे तो बहुत आसानी से आप पा जाओगे। तो यहाँ से देखिए इटली से आप लोग को यहाँ पर आना पड़ेगा डेनमार्क के लिए। इधर यूके है, ठीक है, यूके है, इधर यूनाइटेड किंगडम और इस साइड में है डेनमार्क। ये है इसकी कैपिटल कोपेनहेगन। यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। और यहाँ के करंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मेटे फ्रेडरिक्सन। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? तो पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी बनाए गए हैं दोस्तों पी नीरज नयन। पी नीरज नयन यानी कि पांडे नीरज नयन दोस्तों, ये नए डीजीपी होंगे पश्चिम बंगाल के। इससे पहले कौन थे? इससे पहले वीरेंद्र जी थे। ओके, ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी पहली पोस्टिंग दोस्तों दार्जिलिंग में की गई थी एसएसपी के पद पर, और डीजीपी बनने से पहले ये पुलिस महानिरीक्षक थे, इंस्पेक्टर जनरल थे। ओके, पांडे नीरज नयन। तो अब ये पुलिस महानिदेशक होंगे पश्चिम बंगाल के। अगला क्वेश्चन है अमेठी में स्मृति ईरानी की जीत पर लिखी गई पुस्तक अनंत विजय की पुस्तक जो है इसका क्या नाम है? इस पुस्तक का दोस्तों नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। एक्चुअली में ये इंग्लिश संस्करण है, इंग्लिश एडिशन है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले हिंदी जो संस्करण था अनंत विजय द्वारा लिखित हिंदी जो पुस्तक थी वो थी अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान। तो इसी पुस्तक का अब इंग्लिश एडिशन जो है, अंग्रेजी अनुवाद जो है वो लॉन्च किया जाना है। कब तक? 15 मार्च को लॉन्च किया जाना है। तो इस पुस्तक का पूरा नाम होगा डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्राइम्स। अभी वर्तमान में स्मृति ईरानी जी दोस्तों 2 मंत्रालय का केंद्रीय मंत्रालय ये संभाल रही हैं। एक तो ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और दूसरा ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। ठीक है, स्मृति जुबेर ईरानी। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के डिटेल करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यूपी जीके 2.0 ये ई बुक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है अगर आप यूपी के रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, पीईटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी से स्पेशल रिलेटेड, तो ये ई बुक आपके लिए ही बनाई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, योनेक्स स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को कौन सा मेडल मिला था?
अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में एशिया पैसिफिक रीजन में भारत किस स्थान पर है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आप वीडियो देख लियो, जाओ जल्दी से एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्विज प्रोवाइड की जाती है, आप क्विज सॉल्व कर सकते हो। एप्लीकेशन पर आपको बहुत सारे ऑफर फीचर्स मिल जाएंगे, आप उनका लाभ उठा सकते हो। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।